हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। तो फ्रेंड्स आज एक मैराथन क्लास होने वाला है। आज हम आपको फ्रेंड्स बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक, ठीक है ना फ्रेंड्स, पनोरमा पार्ट 2, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें जो भी हमारे प्रोज, जो भी हमारे पोएट्री और हमारे पास सप्लीमेंट्री रीडर्स के जो भी चैप्टर है फ्रेंड्स, उसके जो हमारे राइटर्स हैं इंक्लूडिंग पोएट्स, उनका मैं बायोग्राफी बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो सेशन होने वाला है वो काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों का मैं ज्ञान देने वाला हूँ। बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाले हैं, काफी सारे आपके पास नॉलेज हो जाएंगे। फिर फ्रेंड्स आपको चैप्टर एज ए ग्लांस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स हम शुरू कर लेते हैं आज के सेशन को। हमारा जो सेशन है आपने देख लिया और शॉर्टली मेंशन करता हूँ बीएससीबी, ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए बच्चों के लिए है क्लास 10 इंग्लिश पेपर, ठीक है, इंग्लिश पेपर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो वीडियो है इसमें हम आपको मेनली हम राइटर्स और पोएट्स से संबंधित हम बातें करेंगे, फिर हम लोग चैप्टर में प्रवेश करेंगे। तो फ्रेंड जो हम लोग का सबसे पहला चैप्टर है आपको पता है वो है हमारा द पेज फॉर लिविंग, पेज फॉर लिविंग, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें जो हम लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है द पेज फॉर लिविंग, एक इंपॉर्टेंट ही चैप्टर रहेगा और इसके राइटर है हमारे आरसी हुचिंसन, ठीक है, आरसी हुचिंसन, ठीक है फ्रेंड्स। इनका कब जन्म हुआ है फ्रेंड्स ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको इंटरनेट की मदद से मैंने आपको इनका बायोग्राफी नोट कर लिया है। इनका जन्म हुआ 1907 में और 1975 में इनका क्या है ईयर ऑफ डेथ है। तो ये दो पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चैप्टर्स की जहां तक बात करेंगे तो ये जो हमारा चैप्टर है वो किस थीम पर लिखा गया है, तो जो हमारा आज के जो हमारे लाइफ स्टाइल है, मीन्स आज के लाइफ स्टाइल कहने का मतलब है वो मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न एज जो कि काफी फास्ट चल रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं इस मॉडर्न एज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ये स्पीड ऑफ द मॉडर्न एज के अनुसार नहीं चल पाते अपने आप को, उनको कहीं ना कहीं फ्रेंड्स प्रॉब्लम होती है। तो इस थीम पर आरसी हुचिंसन ने ये स्टोरी को लिखा, द पेज फॉर लिविंग। पेज का मतलब गति, लिविंग का मतलब जीना होता है, जीने की गति, जीने की रफ्तार, ठीक है फ्रेंड्स। कहानी में हम लोगों को बताया गया है कि कहानी में एक हमारा कॉर्नर चेंट होता है दोस्तों, कॉर्नर चेंट, ठीक है, जो कि ये ओल्ड है, काफी बुढ़ा है, ठीक है, और ये कहां से कॉर्नर चेंट आया तो इसकी बैकग्राउंड हम जानेंगे कि तो जो हमारे राइटर हैं उन्होंने डबलिन नाम के शहर में एक प्ले देखा था। डबलिन नाम का शहर है आयरलैंड में, उसमें उन्होंने एक नाटक देखा था फ्रेंड्स, ठीक है। इस नाटक का जो हमारा हीरो था कह सकते हैं, मेन कैरेक्टर कह सकते हैं, वो एक कॉर्न मर्चेंट था, बुढ़ा कॉर्न मर्चेंट, ठीक है ना। ये चीज हमको ध्यान रखना है, ये चीज हमसे पूछा जाता है, ठीक है। इसका जो नेफ्यू था, भतीजा, ये इसको चीटिंग किया करता था। एक तो ओल्ड था बेचारा, इसका नेफ्यू भतीजा इसको चीटिंग करता था और इसकी वाइफ का एक फैंटास्टिक नोशन था। एक फैंटास्टिक नोशन की बात करेंगे दोस्तों, एक बहुत बढ़िया आइडिया कह सकते हैं फनी वे में, आइडेंटिकल वे में, कि इसकी जो वाइफ थी वो पॉन्ड जो है 10 पर हॉलीडे ये खर्च कर देते थे। तो कहीं ना कहीं इस कॉर्न मर्चेंट के लिए ये जिंदगी को गुजारना, बसर करना काफी कठिन होगा, ठीक है। राइटर आगे बोलता है कि ये सारे तो कॉर्न मर्चेंट प्ले के जो हमारे हीरो था उससे रिलेटेड हो गया। राइटर को सब इस बात के लिए बहुत ज्यादा सरप्राइज लगता है कि राइटर को लोग कहते हैं कि आजकल के जो एरोप्लेन्स हैं वो 1000 माइल पर आवर चलता है, जो कि उसको लगता है कि ये संभव नहीं है, लेकिन आज संभव है फ्रेंड्स, आज बिल्कुल संभव है, ये कोई बहुत बड़ी रफ्तार नहीं है। राइटर इस बात को फर्स्टली बिल्कुल इसके लिए सरप्राइज लगता है, लेकिन आगे कहानी में आपने पढ़ा होगा कि जो राइटर होगा खुद अपनी कार को वो 90
माइल पर आवर इसको चलाना बहुत ज्यादा क्या है पसंद आया करता था। इस बात से स्पष्ट होता है कि राइटर जो है जिंदगी के एवरी फील्ड में, हर एक क्षेत्र में फास्ट मूवमेंट को वो डिसलाइक नहीं करता था। फास्ट मूवमेंट को ये ज्यादा डिसलाइक नहीं करता था। ठीक है, ये सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ट्रू फॉल्स में करेगा। Does the writer dislike rapid movement in every field? आंसर वो होगा, क्योंकि जब डिसलाइक करता था खुद 90 माइल पर आवर से जो है फ्रेंड्स, इसको खुद की कार चलाने में मजा नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये खुद एंजॉय करता है। ठीक है, ये सारे बताता है राइटर आगे चलकर कि देखो भाई हम लोग जो है आज का जो लाइफ स्टाइल है इसमें हम अपने आप को हैंडीकैप्ड समझते हैं, हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल के जो एग्जाम होती है ना वो इंटेलिजेंस टेस्ट में बेस्ड होता है। इंटेलिजेंस होता है, यानी हम सिंपली कहेंगे फ्रेंड्स आईक्यू लेवल की जांच करने के लिए होती है। और राइटर अपने आप को इसलिए कहता है कि हम इस एग्जाम में हमें सबसे लोएस्ट मार्क्स मिलेगा, और एक अपने आप पर एक धब्बा लगाता है राइटर खुद से, क्योंकि मैं स्लो थिंकर वाले जाति से बिलोंग करता हूँ। स्लो थिंकर, ठीक है, मेरी जो ट्राइब है जनजाति है वो स्लो थिंकर है, हम लोग बहुत ज्यादा फास्ट वे में नहीं सोच पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहानी की आगे चलते हैं। फिर आगे जब कहानी में हम लोग बढ़ेंगे कि राइटर मूवी में ये सारी बातें तो होता ही है, मूवी में फिर हम लोग बैक चलेंगे शुरुआत में, तो इस कहानी में 3 तरह की भाई हीरोइंस है। ठीक है, जिसको राइटर जो है बहुत जल्दी जल्दी भूल जाता है। ठीक है, प्रत्येक 2 मिनट्स के बाद पूरी मूवी में राइटर्स को अपनी वाइफ की तरफ मुड़ना पड़ता है कहानी को समझने के लिए, कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, कौन सी हीरोइन है। तो उसके वाइफ राइटर को यह बताती है कि जो कहानी का हीरो है वह व्यक्ति है जो अंदर रूम में प्रवेश करता है। वो सीन चल रहा है मूवी का, जिसमें आते ही अपने माथे से कैप जो उतारा था, टोपी, वो हीरो है। और इस कहानी में 3 हीरोइन है जिसका नाम आप तुम समझो ABC करके, ये शॉर्ट ब्लंट, ये मीडियम साइज ब्लंट, ठीक है ना, और एक ब्रोंटी है। तो ये 3 जो है हीरोइंस है इस कहानी में। तो ये था हमारा चैप्टर का एट ए ग्लांस फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम थोड़ी बैकग्राउंड में और बातें करेंगे। ये तो पेज फॉर लिविंग से हुआ। एक सवाल अब जो क्वेश्चंस पूछता है, हाउ मेनी हीरोइंस, तो 3 टिक कर दोगे। ठीक है, कहानी जो स्टोरी है फ्रेंड्स, इसमें राइटर ने प्ले कहाँ देखा, मींस ड्रामा, डबलिन में टिक कर लोगे। ठीक है, इसका नेफ्यू इसको चीट करता है, ये भी याद रखेंगे। और ये जो हमारा आदमी है मींस कॉर्मर्चेंट, वो दिल का कमजोर है, उसके लिए वर्ड डी की वर्ड इस्तेमाल किया हुआ मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज आपको याद रखेंगे। और इसकी भतीजा उसको चिट भी करता है। उसकी वाइफ पर हॉलीडे कितना करती है, 10 पाउंड, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद करेंगे। राइटर को एक सवाल रिलेटेड पूछता है कि ये हमारे ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है, जो कि मैंने आपको इंफॉर्मेशन काफी बताया, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है, और इंपॉर्टेंट में दोस्तों इनको बुकर प्राइज के लिए लिस्टेड किया गया था, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। द बुकर प्राइज के लिए इनको लिस्टेड किया जा चुका है। ठीक है, 1976 में बुकर प्राइज के लिए इनको क्या किया गया था, लिस्टेड किया गया था। और कोई इंपॉर्टेंट में करेंगे, इनके कुछ बुक्स काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं एडिशनल आपको बता देता हूं। ये जो भी मैं आपके लिए सोर्स लेकर आया हूं काफी इंपॉर्टेंट है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है फ्रेंड, जिसमें राइजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इनकी दूसरी बुक जो है फ्रेंड्स हमारे पास द फायर एंड द वर्ड। ठीक है, द फायर एंड द वर्ड, द फायर एंड द वर्ड। तो फ्रेंड्स इनकी और भी कई सारे वर्क्स हैं, जिसमें इन वर्क्स में आपको द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू, ठीक है, द स्टेप मदर, 2 मैन ऑफ लेटर्स, ये सारे कई तरह के वर्ड हैं, कई तरह के इनके वर्क्स हैं फ्रेंड्स।
ठीक है ना। 10 स्टेप मतलब जैसे मैंने बताया, और एक बुक का मैं नाम है टू मैन ऑपरेटर्स। तो ये फ्रेंड्स उतनी हमारे बोर्ड इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछा है, तो हम लोग इस चीज को यहीं पर ड्रॉप करेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 का शॉर्ट ग्लांस, आपने देखा शॉर्ट रिवीजन, ठीक है। बढ़ेंगे फ्रेंड्स हम लोग चैप्टर नंबर 2 की ओर। तो जैसे आप चैप्टर नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स, आपका चैप्टर नंबर 2 क्या है, वो है हमारा मी एंड इक्लोजी बिट। क्या फ्रेंड्स, मी एंड इक्लोजी बिट। मी एंड इक्लोजी बिट को लिखने वाले राइटर कौन है, हमारे जॉन लेक्सू। जॉन लेक्सू जो है हमारे इस चैप्टर्स को क्या किए हैं, लिखे हैं। चैप्टर का थीम क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, लिविंग बीइंग्स को, ठीक है ना, हमारे इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है, और इस रिलेशनशिप को जो हम स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंट और लिविंग बीइंग्स के रिलेशनशिप को जो स्टडी करते हैं जिस ब्रांच में, उसी को हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। तो आइए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं मी एंड द इकोलॉजी बिट। ठीक है फ्रेंड्स, मी एंड द इकोलॉजी बिट काफी इंपॉर्टेंट है हमारा चैप्टर इकोलॉजी बिट। ये चीज हमको ध्यान देना है, मी एंड द इकोलॉजी बिट। जॉन, ठीक है फ्रेंड्स, जॉन लेक्सू का ये हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये काफी हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसकी कहानी थीम है, ठीक है। इसमें जब आप बुक खोलकर देखोगे तो इसमें 3 स्लोगन्स दिए गए हैं, और ये स्लोगन्स तो कैसे सवाल कोई पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी आप फ्रेंड्स चाहे तो देख सकते हैं। सेव वाटर था, सेव ट्रीज था, ठीक है ना। तो उसमें जो 3 स्लोगन्स हैं वो देख लीजिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब तक नहीं पूछा गया, ठीक है फ्रेंड्स। और चैप्टर का जो थीम मैंने जैसे बताया, प्रिजर्वेशन ऑफ, ठीक है, कंजर्वेशन कर लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ इकोलॉजी। हम लोग इकोलॉजी को कंजर्व करने की बात कर रहे हैं इस चैप्टर्स में, ठीक है। तो राइटर इसमें कहानी का बैकग्राउंड जो है इस तरह से होता है कि जो जॉन है वो लोगों को समझाते चलता है इकोलॉजी के बारे में कुछ काम करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो काम करने का इसका जो बैकग्राउंड रहा, इसको अपने राइटर को खुद इसके फादर से मिला है, और इसके फादर ने इनको एक पेपर रूट दिया है, जिससे वो फ्रेंड्स क्या होता है, सैटरडे और संडे को, ये जनरली ये सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा, सैटरडेज एंड संडेज को क्या करता है, उन लोगों को इकोलॉजी पर काम करने के लिए कन्विंस करता है, ट्राई करता है, समझाता है कि आप इकोलॉजी को सेव कीजिए, बचाइए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफी अच्छा है। आप अपने इन्वायरमेंट को गंदा ना कीजिए, अपने आसपास पड़ोस को गंदा ना करें, ठीक है। ये चीज समझाता है। शुरुआत में फ्रेंड्स ये कहता है कि लोग इकोलॉजी पर काम करने के लिए तो जनरली राजी नहीं होते हैं, कोई लोग इनकी बात को सुनते नहीं है। तो फ्रेंड्स कहानी में जो जो कैरेक्टर्स है जिससे ये मिलता है, ये सवाल इंपॉर्टेंट रहता है। इस कहानी में आपको कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, मिस्टर विलियम, याद रखेंगे मिस्टर विलियम। ये इस कहानी का पहला कैरेक्टर है जिसके पास जब गया था हमारे राइटर जॉन लेक्सू। जॉन कहानी में होगा, एक्चुअली कहानी में इसका नाम जिम है, ये भी याद रखिए, जिम। कहानी में हम जिम के नाम से राइटर को समझ रहे हैं। जो जिम सबसे पहला गया है वो है हमारा, जिससे मिला है वो है मिस्टर विलियम। तो कहानी का पहला कैरेक्टर खुद राइटर, जिसको कह रहे जिम। थोड़ी सी कहानी में इसके फादर का जिक्र किया गया है, उसके फादर से उसको पेपर रूट मिला है, जिससे वो इकोलॉजी पर काम करता है। तीसरा कैरेक्टर की बात करेंगे तो मिस्टर विलियम, और यदि हम इसके फादर को गौन करेंगे तो सेकंड कैरेक्टर मिस्टर विलियम। फिर जो है थर्ड में हमारे पास क्या है हमारा, ठीक है ना, मिस ग्रीनी का नाम आता है, मिसेस ग्रीनी। ये भी पढ़ी लिखी है, जो राइटर को अच्छा खासा जवाब देती है। तो इकोलॉजी के प्रति सेंसिटिव हो नहीं, और
खुद ही रैपर्स को आप गली में फेंकता है। तुम्हारा कुत्ता भी जो है जिनके पास वो बहुत कह सकते हैं कि इडियट टाइप पर है, जो यार्ड से जो भी गंदे होते हैं और वो क्या करता है उसको क्रॉच करके वो सरफेस को गंदा करता है। तो काफी अच्छा खासा सुनने को मिलता है यहाँ पर राइटर को, ठीक है ना। मिसेस ग्रीनी है, ये हमारे कहानी के कैरेक्टर्स, ठीक है। और एक कहानी का कैरेक्टर्स है, आपको याद होगा, जल्दी से हमें बताइए। जो ऑफिस जाते हैं हमारे, उनको को रोकता है, वो कौन है कहानी के कैरेक्टर? जॉनसन। जी हाँ, तो ये कहानी में इंपॉर्टेंट है। ये ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं और उनको जाकर के इकोलॉजी के बारे में काफी समझाते हैं और एक दिन उनको ऑफिस जाने से मना भी कर देता है, मींस उनको रोक देता है, समय बर्बाद कर देता है। तो ये कहानी के 3-4 कैरेक्टर, जिम, मिस्टर विलियम, मिसेस ग्रीनी, जॉनसन, और लास्ट में सब घूम करके अपने घर जब राइटर आता है तो मिलता है कि इसकी जो माँ है खुद कई तरह के इलेक्ट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल करती है, क्या करने के लिए? घरेलू कामकाज को निपटाने के लिए। तो ये पता ये करता है इस तरह से कि भाई हम दूर सारे लोगों को मोहल्ले में समझाते चल रहे हैं इकोलॉजी पर काम करने के लिए, एनर्जी को बचत करने के लिए, लेकिन पता चलता है कि घर में ही इसकी माँ कई तरह के इलेक्ट्रिक अप्लायंस का इस्तेमाल करती है। इस पर इसकी माँ का तीखा जवाब होता है कि बेटा हम तो आपको मिक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेटा बताओ कि कौन तुम्हारे तुम खुद 27 आवर्स क्या करते हो? टेलीविजन देखते हो, बताओ यहाँ पर एनर्जी की खपत होती है कि नहीं? और तो और भाई विंटर में स्नो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, एक डिवाइस होता है बर्फ को फिसलने वाला स्नो मोबाइल, ठीक है। और भी तुम मोटर कार का भी इस्तेमाल करते हो। तो बताओ बेटा कि यहाँ पर तुम जो इस्तेमाल कर रहे हो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, क्या यहाँ से एनर्जी की बचत हो रही है? हम लोग एनर्जी का वेस्ट कर रहे हैं और तुम जो 27 आवर्स कर रहे हो, स्नो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, मोटर कार इस्तेमाल कर रहे हो, मोटर बाइक एक्चुअली वर्ड था मोटर बाइक, तो क्या ये एनर्जी की बर्बादी नहीं है? डेफिनेटली है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ से एक पॉइंट पर समझ चुके हैं कि जो हमारा राइटर है जिम, वो खुद इकोलॉजी के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था आपका एज ए ग्लांस इसके बारे में। और राइटर का जरा बैकग्राउंड देख ले, तो आइए राइटर के बैकग्राउंड के बारे में। तो जॉन लेक्सक्यू का एक्चुअली इनके बारे में कुछ विशेष फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन नहीं है, काफी मशक्कत करने के बाद जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली है। इनका जन्म हुआ सेंट पॉल, कहां पर? बॉर्न सेंट पॉल नाम के जगह पर इनका कोई प्लेस है, वहां पर इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और कुछ है नहीं इनके बारे में। और इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो एडिटोरियल सेक्रेटरी के रूप में, एडिटोरियल सेक्रेटरी के तौर पर इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत की हुई है हमारे राइटर जॉन लेक्सक्यू। कहां के राइटर है इनके विशेष बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। और कुछ इनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात कर लेंगे, वर्क्स के बारे में, हमारे राइटर के बारे में फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्क्स में है इनका फ्रेंड्स, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इनका वर्क है क्रोकोडाइल एंड हेन। क्रोकोडाइल समझते हैं, मगरमच्छ जो पानी में रहता है, क्रोकोडाइल एंड हेन, ठीक है। कई सारे वर्क्स हैं फ्रेंड्स जिसमें हमारे पास है, ठीक है ना, डोंट बी माय वैलेंटाइन, आर्किमिडीज टेक्स ए बाथ, स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक, स्टीव्ड आइसक्रीम, ये सारे कई इंपॉर्टेंट हैं। आर्किमिडीज का आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना, उत्प्लावन का इन्होंने सिद्धांत दिया, लॉ ऑफ ब्यूएंसी, आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल खुद ऑलरेडी आपने सुना होगा। इनकी वर्क है आर्किमिडीज टेक अ बाथ, लिख दूं इसलिए मैं नहीं मेंशन कर रहा हूं क्योंकि फ्रेंड्स इससे रिलेटेड बोर्ड ने अब तक क्वेश्चंस नहीं पूछा है, तो इस चीज को हम लोग इग्नोर करेंगे। यदि आप चाहें इंफॉर्मेटिव पर तो आप नोट कर सकते हैं। और क्या है? स्ट्रिप्ड आइसक्रीम, स्ट्रिप्ड आइसक्रीम इनकी वर्क है, ठीक है। और हम आपको वर्क जो बताए हैं, डोंट बी माय वैलेंटाइन, ये भी इनके फेमस वर्क है, डोंट बी माय वैलेंटाइन। वैलेंटाइन डे लोगों को खासकर यंगर्स में तो फ्रेंड्स पता नहीं कितना है, 14 फरवरी, तो आप समझोगे वैलेंटाइन डे, ठीक है ना।
यंगर्स के बीच में, यंग कपल्स के बीच में काफी चर्चित रहता है। तो डोंट टेक माय वैलेंटाइन इनकी एक वर्क है। एक और वर्क है आर्किमेडीज टेक्स अ बाथ, आर्किमेडीज टेक्स अ बाथ, ठीक है। ये इनके और वर्क है, कई सारे वर्क्स है फ्रेंड, ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको फिलहाल हम लीव करेंगे, आप ऐसे इसको नोट कर ले सकते हो। ये जो भी मैंने आपको बातें बताया ये सारे आप नोट कर लो। एक्चुअली में ये स्टोरी को ज्यादा ध्यान से देखेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एक हार्ट टचिंग, एक इमोशनल छायावादी की जानी मानी हस्ती, हम कैसे नाम बोल सकते हैं उस महान आत्मा को जिनका नाम है महादेवी वर्मा। तो चैप्टर 3 की ओर जब हम लोग रुख करेंगे गिल्लू की तरफ, तो हम लोगों को दिखना है वो क्या है, हमारा महादेवी वर्मा। ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट रहता है, इनकी बैकग्राउंड स्टोरी काफी इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, ठीक है। महादेवी वर्मा का जन्म फ्रेंड्स 1907 में हुआ और इनकी जो ईयर ऑफ डेथ है 1987 में। और ये लीडिंग पोएटेस है छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री की। और ऐसे तो फ्रेंड्स गिल्लू जो चैप्टर है इस पर मैंने कई वीडियो बनाया है, पूर्व में भी आपको मैंने महादेवी वर्मा को अलग से डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लिटरेचर वाले में प्लेलिस्ट में आपको वीडियो जरूर दिखाई दे देगा, गिल्लू बाई महादेवी वर्मा बीएससी सर्च करेंगे फ्रेंड्स तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, लीडिंग पोएटेस है छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री के, लीडिंग पोएटेस ऑफ छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज है इनके लिए इंपॉर्टेंट, और भी कई सारे इंफॉर्मेशन इनके लिए हम आपको देंगे। लैंग्वेज है, चलिए और क्या क्या है इसके अतिरिक्त। तो फ्रेंड्स ये जाने माने एक एसिस्ट है, लेख भी लिखा करती हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारे पास स्टोरी राइटर है, स्टोरी राइटर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट जरूर नोट कर लोगे फ्रेंड्स, ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। काफी मेहनत से मैं आपके लिए शॉर्ट है, एन इमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ हिंदी लिटरेचर, चलिए हो गया। और ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। और छायावादी में ऐसे तो चार हमारे कहे जाते हैं, चार मुख्य स्तंभ। तो एक को मैंने डिस्कस किया महादेवी वर्मा को, तीन और कौन कौन हस्ती हैं फ्रेंड्स जरा उनको आप देख लो। तो आपको नाम याद है फिर भी मैं लिख देता हूं ताकि आपको एक बार रिवीजन हो ही जाएगा, ठीक है ना। और ठीक है, इसमें आपको जयशंकर प्रसाद हमारे दिखाई दे देंगे आपको। जयशंकर प्रसाद हम लोग नहीं बोल सकते हैं, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत का भी आपने नाम सुना होगा, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी देखेंगे। और अंत में है हमारे निराला, जिसको हम इनका पूरा नाम कहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये भी फ्रेंड्स हम जिनको शॉर्टली निराला के नाम से जानते हैं। तो निराला जी आपको चार एक बार देख लो, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है ना, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। तो ये चार नाम याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जन्म हुआ है हमारे पास 1907 में, डेथ का इंफॉर्मेशन है 1987 में। हिंदी की जाने माने हमारे एक लेखिका है, ठीक है ना। आपको मैंने एसीएस भी है, स्टोरी राइटर है और छायावादी पोएट्री ऑफ छायावादी, ठीक है ना, लीडिंग पोएटेस ऑफ छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी। हिंदी की ये जाने वाली हस्ती है, ये चीज पॉइंट आपको याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अब इतना इन्होंने वर्क किया है भाई, इतनी जाने वाले, तो जरा पता करें कि इनके कौन कौन से जाने वाले वर्क है। ठीक है, इन्होंने भाई इसके बारे में आपने जरा ये है, ये पोस्ट होल्ड करती हैं। तो इनके वर्क्स में हम बात करेंगे पोएट्री कलेक्शन में। वर्क्स में हमारा पोएट्री कलेक्शन है, पोएट्री का कलेक्शन है, पोएट्री कलेक्शंस। कविताएं में तो इनको आपको देख लेंगे निहार, आपके बिहार को बुक में सिलेबस का पार्ट है, ग्लोगरी फ्रेंड्स निहार। ईयर है 1930, तो ये हमसे नहीं पूछा जाएगा कि निहार कौन सा ईयर में पब्लिश हुआ था, नहीं दोस्तों, सिर्फ आपको याद रखना है निहार किसकी रचना है। आपसे पूछ दे, आप टिक कर लोगे
महादेवी वर्मा। इसके बाद है रश्मि, ठीक है, दूसरी जो है इनकी वर्क, रश्मि को भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तीसरा जो हमको फ्रेंड्स दिखाई दे रहा है वो है हमारा नीरजा, नीरजा। और फोर्थ है हमारा फ्रेंड्स संध्या गीत, संध्या गीत। ये इनके पोएटिक कलेक्शंस में से रहेंगे जो हमें किसी भी हालात में नहीं भूलना है, ठीक है ना, ये चीज हम लोगों को याद रखना है। अब आपको जो भी वर्क्स होंगे, फिर कुछ वर्क्स में है मेरा परिवार है, श्रृंखला की कड़ियां है, यामा है, निहार है, यामा को भी आप नहीं भूलेंगे। कुछ अदर वर्क्स में आपको बात कर लेंगे तो जो आपके बुक ने प्रोवाइड किया है, यामा, निहार, श्रृंखला की कड़ियां, मेरा परिवार, ये 5 आपके सिलेबस का पार्ट है। फिर से रिपीट करता हूं, यामा, निहार, श्रृंखला की कड़ियां, मेरा परिवार, ठीक है ना, ये वर्क जो है फ्रेंड्स हमारा आपके सिलेबस का पार्ट है, जरूर आप उसको लिख लोगे। अब फ्रेंड्स इतने वर्क के बाद इन्होंने अच्छे इनको इतने भाई वर्क किए तो डेफिनेटली क्या है, अवार्ड्स भी मिले होंगे श्योर। तो इनको अवार्ड्स की भी झड़ी लगी हुई है, वो अवार्ड्स के बारे में जरूर जिक्र करेंगे। और खासकर क्यों ना जिक्र करें, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है, सवाल पूछता है। और एक चीज और हम आपको भूल गए फ्रेंड्स, ये चांद नाम का एक वीकली मैगजीन था, ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि हमारे बोर्ड सवाल बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। चांद नाम के एक वीकली मैगजीन का ये ऑलरेडी क्या थी, संपादक थी, वीकली मैगजीन था। तो जो भी फार्म देख इसको ये पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, जो भी पॉइंट आपके बुक वाला है पहले वो, और फिर जो मैं एडिशनल बता रहा हूँ ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। बात कर लेंगे इनके अवार्ड्स में। तो सबसे पहले मंगला प्रसाद अवार्ड, मंगला प्रसाद, ठीक है, अवार्ड है जी, नहीं प्राइज, ये प्राइज इनको दिया गया है, याद रखेंगे, मंगला प्रसाद प्राइज, ठीक है ना। अगले अवार्ड्स में बात करेंगे दोस्तों, भारत भारती अवार्ड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सारा चीज आपको जुबान पर है। भारत भारती अवार्ड, भारत भारती अवार्ड, ठीक है दोस्तों, भारत भारती अवार्ड हम लोगों ने देख लिए हैं। उसके बाद जो है ज्ञानपीठ अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ अवार्ड जो है फ्रेंड्स, ये चीज हमारे लिए क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट हमारे लोगों के लिए हो। पद्म भूषण से भी इनको नवाजा जा चुका है साथी, इतनी बड़ी हस्ती है ये पद्म भूषण, पद्म भूषण। और इसके साथ ही पद्म भूषण से तो दिया ही गया है, पद्म विभूषण से भी इनको अलंकृत किया गया है, आई मीन टू से इनको अवार्ड दिया गया है, ये भी अवार्ड मेंशन कर ही लेंगे। पद्म विभूषण, तो ये इनके जाने माने कुछ वर्क थे, कुछ वर्क, बाकी वर्क जो बुक में था उनको इग्नोर किया हूं यहाँ पर, जो कुछ कुछ नए लगे, ठीक है ना, तो आप जरूर उस वहां से कलेक्शन करेंगे। और ये सारे इनके अवार्ड तो काफी इंपॉर्टेंट है। फेलो ऑफ द साहित्य अकेडमी एक और इनका अवार्ड है, बुक का पार्ट है, आप खुद ही देख लोगे, फेलो ऑफ द साहित्य अकेडमी अवार्ड, तो ये भी है, तो आप इसको नोट कर लेंगे फ्रेंड्स। चलिए जो भी पॉइंट है फ्रेंड्स आप जल्दी से इसको नोट कर लो। अब हम लोग 3 ये चैप्टर्स देख चुके हैं गिल्लू के आहार। चलिए तो सिर्फ राइटर इंट्रोडक्शन हुआ दोस्तों, कहानी की ओर चलेंगे अभी तो हम लोग को कहानी की ओर बढ़ना है। चलिए महादेवी वर्मा ने जो हमारे सिलेबस के लिए वर्क लिखा है, जो स्टोरी है इनकी, क्योंकि एक शॉर्ट स्टोरी भी है, आप जैसा देख रहे होंगे, इनकी चैप्टर है गिल्लू। गिल्लू का जो लाइफ स्पान होता है 2 इयर्स, सबको इंपॉर्टेंट है। एक बार जो होता है कि जो होता क्या है कि राइटर जो होते हैं अपने रूम से बरामदा में प्रवेश करती है, तो वहां पर देखते हैं कि दो जो हमारे क्रोज होते हैं, कौवे जिसको हम कहते हैं, वो बहुत प्लेफुली आनंदित वे में खुशी खुशी पूर्वक वो अपने बिक से वो क्या करते हैं, वो प्रहार पोक करते हैं, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है। तो राइटर को लगा कि हाँ या तो ये लोग इतना खुश क्या, कहीं हाइड एंड सीक का गेम तो नहीं खेल रहे हैं। लुका छिपी हिंदी में कहते हैं, हाइड का मतलब छिपना, सिक का मतलब ढूंढना, तो हम लोग कहते हैं लुका छिपी। आपने बचपन में जरूर खेला होगा भाई। मैं जब चोर बन जाया करता था, मैं खुद ही जाकर घर पर जाकर बैठ जाया करता था, और लोग जो होते थे अब भाई अब तक खोजने क्यों नहीं आया, तो वो लोग खुद कुलबुला कर निकलते थे। मैं आसानी से उनको क्या कर लिया करता था, ढूंढ लिया करता था, सिक कर लेता था। मैं चोर बनता था तो यही करता, आराम से मैं ढूंढता नहीं था, बैठ जाता था, आके ढूंढने नहीं, लोग कब तक छिपे रहेंगे, अगर आकर के वो लोग निकल जाया करते थे।
बेचैनी होती थी वो बाहर आ जाया करते थे। फ्रेंड्स आप इस तरह से हाइड एंड सीक जरूर गेम खेला होगा। तो राइटर उसके पास पहुंचती है तो जेमी देखते हैं कि फ्लावर पॉट और जो पिलर है उसके बीच में जो हमारा क्या है, एक जो है टीनी बेबी स्क्वायरल का जिसको कहेंगे टीनी बेबी ऑफ स्क्वायरल, ठीक है ना, गिलहरी जिसको हम कहते हैं, वहां पर बिल्कुल घायल स्टेट में, ऑनडेड स्टेट में, इंजरी कह सकते हैं, पूरी तरह से इंजर्ड स्टेट में वहां पर दिखती है। अब चूंकि राइटर है भाई अपने इमोशंस को रोक नहीं पाई, पहले तो देखने को उनकी जो पंजे थे, क्लॉथ थे, वो ठीक से पकड़ नहीं पाया, बिल्कुल मोशनलेस पड़ा हुआ था। उसको उठा लेती है, घर लेकर आती है और लाने के बाद वो वाइंटमेंट नाम का वाइंटमेंट क्या होता है, मलहम होता है, और ये पूछता है कि किस वाइंटमेंट को उन्होंने लगाया था। तो फ्रेंड्स एक ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा यहाँ से, इसको हम कहते हैं पेंसिलिन। तो पेंसिलिन नाम की वाइंटमेंट जो है, मलहम जिसको कहते हैं, वो उस पर अप्लाइड किए हैं। लोगों ने तो पहले इनको पागल घोषित किया कि देवी और राइटर जो भी है पगला गई है, बताइए बचने वाला है, ये खुद अधमरा स्थिति में है। लेकिन लोगों की राइटर ने बात नहीं सुनी, काफी मशक्कत में की फ्रेंड्स, उसको कुछ ड्रॉप्स उसके मुंह में पानी एज वेल एज मिल्क शायद कुछ कर दे, क्योंकि बच्चा है, गिर गया है अपने घोंसले से, स्विंग से, झूले से, तो कहीं ना कहीं भूख लगेगी। लेकिन काफी प्रयास करने के बावजूद भी फ्रेंड्स वो गिलहरी का जो छोटा बच्चा था वो मुंह खोलने में सक्षम नहीं था, तो थक के हार गई। गांव वाले, अगल बगल वाले, जो भी होंगे, पड़ोसी वाले या खुद घर के फैमिली मेंबर, उनको ताना मारने के काबिल बनी हो, अरे कहा कि इसमें जान नहीं है, इसको छोड़ दो। लेकिन फ्रेंड्स ये उनकी बात नहीं मानी, लगातार काफी परिश्रम करने के बाद एनी हाउ एक ड्रॉप ऑफ जो था वाटर वो उसके मुंह में रुई के सहारे पुट करने में, डालने में सफल हो जाती है। कितनी खुशी मिलोगे फ्रेंड्स, यू इमेजिन डेफिनेटली हाउ हैप्पी शी वाज दैट टाइम, वी कैन नॉट एक्सप्लेन राइट नाउ। कितनी खुश होंगी उस टाइम पे, हम बयान नहीं कर सकते। कहानी काफी इंटरेस्टिंग, काफी मार्वेलस है। तब से उनको लगा कि जैसे मैंने एक विजय प्राप्त कर लिया है, और देखते ही देखते 2 से 3 दिनों में थोड़ी थोड़ी उसकी हेल्थ में रिकवरी होने लगी। अब जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो सामने वाले को एक अलग तरह की फीलिंग होती है। अब फ्रेंड्स मैं पढ़ा रहा हूँ, सामने वाले से जब प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता है, यस सर वी आर कैचिंग योर फैक्ट सर, वी आर फॉलोइंग यू सर, तो मजा आता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। नहीं तो पता चलता है लेक्चर ऐसे ही चला गया। और देखते ही देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट 6 महीने में वो जो होते हैं, कुछ ही महीने में वो अपना रिफल्जेंट आइज, बिल्कुल सॉफ्ट फर जो हेयर होता है, से लोगों को अब एस्टोनिश करने लगी, सरप्राइज करने लगी, और काफी लोगों का ये फेवरेट बन गया। और चूंकि अब लोगों का ये फेवरेट बन गया और महादेवी जी की लाइफ पे तो ऐसा लगता है कि खुद ये इनका एक फैमिली मेंबर जिसको कहते हैं ना, ये परिवार का एक हिस्सा बन गया। तो सोचे कि अब इसका स्पाइरल कहना ये उचित नहीं है, क्यों इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक आपको मैंने पढ़ाया है फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मेशन। इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया, चेंज किया, ठीक है, क्वालिटी में नहीं बदलता है। ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर में जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग क्या सीखे हम कि ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में फ्रेंड्स होता क्या है कि हम किसी भी सेंटेंस को दूसरे पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए लिखते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हमारा स्पाइरल ही रहा। तो स्पाइरल यदि कहेंगे तो दोस्तों ये हमारा कॉमन नाउन है, क्योंकि कौन सा स्पाइरल की बात कर रहे हो आप, इसमें हमारा क्या है, नन नहीं है, ठीक है ना। तो इसको एक कॉमन नाउन दिया से हटा करके इसको एक प्रॉपर नाउन दिया गया, और वो हमारा दिया गया गिल्लू। अब जो राइटर जो है स्क्वायरल हटा करके उसको अब गिल्लू के नाम से क्या कहने लगे, पुकारना शुरू कर दिया। और दोस्तों ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन एक हादसा हो जाता है दोस्तों, और
राइटर कॉलेज के दिन में चूंकि उनका क्या होता था, वर्क होता था, तो उनके जो रूम थे वो बंद रहा करते थे। राइटर जब घर को छोड़ती थी और कॉलेज में प्रस्थान करती थी, अपना इंपॉर्टेंट चूंकि उनके रूम में इंपॉर्टेंट पेपर्स होते थे, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसलिए बाहर से वो दरवाजे को लॉक कर दिया करते थे। अब गिल्लू इतना समझदार था फ्रेंड्स कि ये चीज देखते ही उनकी फीलिंग को समझ जाता था, वो भी विंडो के थ्रू बाहर आ जाया करता था। वैसा नहीं कि अंदर ही नहीं चाहता था, वो समझता था। और हादसा एक बार ये हुआ कि कॉलेज के दिन में वो एक्सीडेंट कर गई थी, और चूंकि गिल्लू को एहसास था कि हमारी जो मालकिन है, हमारी जो गिल्लू है, वो इतना टाइम पर आ जाती है, उनका आगमन होता है, और एक दो दिन जब नहीं आई, इंतजार काफी किया, तो उसको रियलाइज हुआ कि शायद जो है आज हमारी मालकिन किसी कारणवश नहीं आई। वो बेचारा आता है, खिड़की की तरफ से देखता है तो मालकिन नहीं, दरवाजा बंद होता है। वो बेचारा निराश हो जाता है। कुछ दिनों तक राइटर को, महादेवी वर्मा को हॉस्पिटल में रहना पड़ता था। इन दिनों दोस्तों घर के जो दूसरे मेंबर थे, वो गिल्लू को जब भी फीडिंग करने के लिए जाते थे तो बिल्कुल ये बेचारा सैड, अपसेट, निराश हुआ करता था। क्योंकि गिल्लू का जो फेवरेट फूड था दोस्तों काजू एंड बिस्किट। आप ऑप्शन देगा तो फ्रेंड्स काजू टिक कीजिएगा, काजू ऑप्शन हमारा राइट बनेगा। लेकिन ये अपने फेवरेट फूड को भी क्या कर देता था, इग्नोर कर देता था। ये साबित करता है फ्रेंड्स कि गिल्लू को अपने मालकिन के प्रति, अपने ऑनर के प्रति कितना प्यार था, कितना रिस्पेक्ट था। और जब वो वापस आती है कुछ दिनों के बाद महादेवी जी, तो देखते हैं कि उसका जो स्विंग है वो बिल्कुल काजू से भरा हुआ है। कितना कम खाता था उन दिनों, आप ये चीज को समझ सकते हैं। और दोस्तों चूंकि मैंने बिगिनिंग में बताया कि एक स्पाइरल का टाइम 2 वर्ष हो चुका है, तो दोस्तों अब इतनी नजदीकियां बढ़ चुकी हैं। Whoever has born will die one day। जो लोग ये जन्म लिए हैं दोस्तों इस धरती पर एक दिन ना एक दिन उनको मरना तय है। ये तो भाई अमिट है, इसको हम मिटा नहीं सकते हैं, इसको हम टाल नहीं सकते हैं। और वो वक्त आया कि राइटर को अब उनसे बिल्कुल अपने गिल्लू से विदा होंगी, सेपरेटेड होंगे। इसलिए दोस्तों गिल्लू जो था उस दिन अपने स्विंग से उतर करके वो आता है। जिस दिन उसको रियलाइज हो जाता है उस दिन खाना भी नहीं खाता है, और उस फिंगर को जाकर के पकड़ता है राइटर के, महादेवी जी के वो फिंगर को, जिस फिंगर को उसने अपने नेटल स्टेट में जन्म के समय में, जब वो गिल्लू मौत के मुंह में क्या करा, जूझ रहा था, मौत के मुंह के करीब था, जब कौवे ने उसको घायल किया था, तो अपने बिग से वो कर करके उस दिनों जिस फिंगर को पकड़ा था उसी फिंगर को आकर के वापस पकड़ा था। दोस्तों क्या ये मेंटल की कमाल कहा जा सकता है। बताइए 2 वर्षों के बावजूद ये गिल्लू का क्या ये याद था कि उसी फिंगर को पकड़ा है, और आज भी जाकर वही फिंगर को पकड़ा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात छोड़ जाती है हमारे राइटर, जैसा कि मेंशन की है स्टोरी में, क्योंकि उसका शरीर बहुत नम हो चुका था, काफी ठंडक पड़ चुके थे, और राइटर जो है फ्रेंड्स उसकी शरीर को हीट प्रोवाइड करने के लिए अपने हीटर को जला देती है, ऑन कर देती है, इसके पहले कि अगले दिन ये सूरज की किरणें उसके शरीर को टच करती। गिल्लू हमेशा हमेशा के लिए इटर्नल रेस्ट में चला जाता है, और कहानी बिल्कुल अंतिम मोड़ पर आ चुकी है दोस्तों। और इसके बाद पोएट हमारे जो राइटर थी, मालकिन हम कर सकते हैं गिल्लू के लिए, उसको उठा करके जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, धार्मिक जो कर्म होते हैं डेड बॉडी के साथ, वो उठाती हैं, उनको एक कपड़े में वेट करके संजोही फ्लावर का जिस लत्तर पर जो गिल्लू हमेशा चढ़ते उतरते रहता था, क्लाइंबिंग अप किया करता था, जिस पर वो दिन भर उल्टा फंता रहता था जो कहेंगे, उसी के नीचे वो संजोही फ्लावर के नीचे गड्ढे खुद करके हमेशा के इटर्नल रेस्ट के लिए वो डाल देती है। और एक यहाँ पर फिलॉसफी निकल करके सामने आती है, और इसलिए वो ऐसा करती है। राइटर का ऐसा मानना है कि जब ये नेक्स्ट स्प्रिंग का वो जब सीजन आएगा और
जब वो फूल फुलाएगा वो क्रीपर संजुरी का, तो मैं ये समझूंगा कि गिल्लू का हमारा पुनर्जन्म हुआ है। वो फिर से वो संजुरी का फ्लावर नहीं, मेरा गिल्लू मुस्कुरा रहा है। और दोस्तों कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये था दोस्तों हमारा गिल्लू की कहानी। उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आपको इंटरेस्टिंग रहा होगा आपके लिए कहानी। अब बात करेंगे दोस्तों, ये तो 3 चैप्टर्स को हम लोगों ने देखा। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो है हमारा व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। ठीक है, इंडियन फिल्म्स ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हमारे सवाल जवाब के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे। राइटर्स की बात करेंगे दोस्तों, सत्यजीत रे जाने माने हस्ती है सत्यजीत रे राय एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे। सत्यजीत राय के द्वारा ये हमारे चैप्टर्स लिखा गया है। व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने हमारे फिल्म प्रोड्यूसर कहे जाते हैं। फिल्म प्रोड्यूसर के साथ ही साथ ये जो हमारे हैं फिल्म डायरेक्टर है दोस्तों। और हम थोड़ी बैकग्राउंड में जरूर बात करना झांकना चाहेंगे। तो इनका जन्म हुआ है, इंफॉर्मेटिव है, 1921 में। डेट भी मैं बता देना चाहता हूं फ्रेंड्स, आपके लिए इंफॉर्मेटिव लेकर आया हूं। 2 मई 1921 को इनका जन्म है बी। एंड डेट की बात हम लोग कर लेंगे डेट। तो ये है अप्रैल 23 1992 को। 1992 में हम लोगों से हमेशा के लिए अलग हो गए, अलविदा हो गए। याद रखेंगे सत्यजीत रे जाने वाले एक फिल्म डायरेक्टर हैं। कौन कौन से फिल्म का इन्होंने डायरेक्शन किया है, ये चीजें हमारे सिलेबस का पार्ट हो। मैं फ्रेंड्स सारा चीज बताने वाला हूं। जरा बैकग्राउंड में देख लूं तो क्या क्या है जी। तो एक इंडियन डायरेक्टर मैंने मेंशन कर चुका हूं। इसके अतिरिक्त स्क्रीन राइटर है, स्क्रीन राइटर का भी इन्होंने काम किया है। जरूर इस पॉइंट को लिखेंगे फ्रेंड्स। डॉक्यूमेंट्री भी है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म आप जरूर देखे होंगे, किसी के लाइफ पर आधारित। ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों फिल्म मेकर भी है, फिल्म भी बनाते हैं ये खुद फिल्म मेकर। इसके अतिरिक्त जो है फ्रेंड्स हमारे ऑथर हैं जाने माने, कई सारे इन्होंने किताबें लिखी हैं। उसके अलावा दोस्तों एसेइस्ट हैं, ऐसे भी इन्होंने लिखा है। इतनी भाई प्रतिभा से ये कर सकते हैं कि इनके अंदर इतनी प्रतिभाएं हैं कि हम समझ सकते हैं कितनी चीजों पर इनका अधिकार था, कितनी चीजों पर ये मल्टी टैलेंटेड हम लोग कर सकते हैं। काफी वर्सटाइल जीनियस थे इनके पास। ठीक है ना। लिरिस्ट भी हैं, खुद ये लिरिक भी लिखा करते थे फ्रेंड्स। मैगजीन्स है, मैगजीन्स के एडिटर भी इन्होंने किया है, मैगजीन एडिटर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास इलिस्ट्रेटर। ठीक है ना, इलिस्ट्रेटर। और है हमारा कैलीग्राफर और साथ ही साथ म्यूजिक कंपोजर। देखिए फ्रेंड्स इतनी चीजों को, इतनी प्रतिभा के ये संपन्न व्यक्ति थे हमारे कैलीग्राफर और म्यूजिक कंपोजर। इतनी बड़ी हस्ती है हमारे बॉलीवुड के जाने माने एडिटर, जिनको हम कह रहे हैं सत्यजीत राय। फिर से मैं एक ग्लांस लूंगा फ्रेंड्स। डायरेक्टर देखना है, स्क्रीन राइटर है, डॉक्यूमेंट्री है, फिल्म मेकर है, ऑथर एंड एसेइस्ट। और बात करेंगे तो कैलीग्राफर, लिरिसिस्ट, जो लिरिक लिखता है। लिरिक एक तरह के पोएम्स होते हैं, आपको मैंने फ्रेंड्स बताया होंगे, डिस्कस हम लोग कर लेंगे। मैगजीन्स एडिटर, इलिस्ट्रेटर एंड म्यूजिक कंपोजर। ठीक है फ्रेंड्स, डन। इंपॉर्टेंट नहीं जाएगा, बोर्ड ने हमसे कभी सवाल ये नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन के ख्याल से 1921 में इनका जन्म हुआ। 1992 में हम लोगों से हमेशा के लिए चल बसे, अलविदा इन्होंने कहा। और हम बात करेंगे दोस्तों इनको
3 टाइम्स जो है फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का इनको अवार्ड मिल चुका है। वो जरूर जगह याद रखेंगे। 3 टाइम्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड वो कौन कौन से था जरूर आप हमें देख लीजिएगा। इसमें जो हमारे पास जो है फिल्म डॉक्यूमेंट्री में जो है हमारे पास ये हमारे पास है 3 टाइम्स जो है हमारे पास फिल्म फेस्टिवल, ठीक है साथी। तो इसमें हमारे पास वेनिस, कैन्स एंड बर्लिन, वेनिस, कैन एंड बर्लिन, ये 3 जगह पर इनको अवार्ड दिया गया है। और चूंकि ये इतने फ्रेंड्स मल्टी टैलेंटेड कर सकते हैं, इतने प्रतिभा के संपन्न थे, वर्ल्ड्स बिगेस्ट यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको डॉक्टरेट की डिग्री दोस्तों गिफ्टेड की थी। आप समझ सकते हैं कि पीएचडी की डिग्री हासिल करना कितनी अपने आप में एक डिफिकल्ट काम होता है। और जो वर्ल्ड के विश्व की नंबर 1 यूनिवर्सिटी कही जाती है, उस यूनिवर्सिटी ने हमारे सत्यजीत राय को यह डिग्री ऑफर की है। तो फ्रेंड्स आप इनके जलवा को समझ सकते हैं। और बोर्ड के लिए जो हमारे पास फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पहलू बनेगा जिससे सवाल जवाब हमें बोर्ड ने पूछा है, वो अब कौन कौन से फिल्म हैं जिनको इन्होंने क्या किया है फ्रेंड्स, जल्दी से आप हमें बताएंगे। डायरेक्टेड है, जिनके निर्देशन में वो फिल्म बनी है। तो 4 फिल्म आपको याद है, सिलेबस के बुक में दिया हुआ है, एक बार जरूर देखिए दोस्तों। पहला है दोस्तों पत्थर पंचाली, जरूर इस बात को याद रखेंगे, काफी फेमस रहेगा। दूसरा है फ्रेंड्स हमारे लिए वो है अपराजितो, नहीं भूलेंगे हम लोग इसको। तीसरा है फ्रेंड्स हम लोगों का चारुलता, और नेक्स्ट है शतरंज के खिलाड़ी, ये इंपॉर्टेंट फिल्में हैं दोस्तों जिनका निर्देशन जो है हमारे सत्यजीत राय ने किया। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और भी कई सारी चीजें थे दोस्तों इसमें। और तो ये बैकग्राउंड्स रहेंगे हम लोगों को। पूरी चैप्टर्स में दिखाया गया है कि हमारे फिल्म को और ज्यादा और इमेजिनेशंस की जरूरत है। हम लोग हॉलीवुड की फिल्मों को कॉपी करने के चक्कर में पड़े होते हैं, जबकि हम लोग को पता है कि जो एवरेज अमेरिकन फिल्म होते हैं एक बैड मॉडल की जरूरत होती है। हम लोगों को डायरेक्टर को समझनी चाहिए कि हमारे सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है वो फिल्म बने और ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक फिल्म बने। फिल्म देखने के बाद उनके मन में ऐसे सवाल पैदा हो जो हमारे सोसाइटी का बर्निंग इशू हो, और नहीं तो सिंपली इनोवेटिव साइंटिफिक फिल्म। बायोपिक भी बनाया जा सकता है, डॉक्यूमेंट्री किसी की ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी है उसकी जीवनी को दिखा सकते हैं। तो जो सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बना है वो ये है कि व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स कहाँ से लिया गया है, कौन से है इनके, तो वो है आवर फिल्म्स दियर फिल्म्स। इनकी बुक है आवर फिल्म्स दियर फिल्म्स, ये पॉइंट याद रखिए, ठीक है। आवर फिल्म्स दियर फिल्म से ये क्या है, ये चैप्टर्स को लिया गया है, तो हम इसको नहीं भूल सकते हैं। तो यही था चैप्टर का। तो 4 के बाद दोस्तों हम लोग अगले चैप्टर्स की ओर बढ़ेंगे, और वो चैप्टर है हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एक्सेप्टेंस स्पीच। एक ऐसा स्पीच जिसको लोगों ने काफी सराहा है, लोगों ने दिल से लगाया है, लोगों ने एक्सेप्ट किया है, तो चैप्टर का नाम दिया गया एक्सेप्टेंस स्पीच। आइए दोस्तों समझते हैं इस चैप्टर के बैकग्राउंड को बारे में सबसे पहले। तो चलिए समझते हैं, चैप्टर का नाम हम लोग मेंशन कर लेंगे एक्सेप्टेंस स्पीच, ठीक है। एक्चुअली दोस्तों ये आन सान सू की आपने जरूर नाम सुना होगा। स्ट्रगल का, संघर्ष का जीता जागता उदाहरण है।
ये वीमेन, ये औरत, आयुर्वेदिक है।